गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो क्लास 12th का टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी दो कंडीशंस हो चुकी हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन पीछे के लेक्चर में हो चुका है, और इक्वेटोरियल पोजीशन ये भी पीछे के लेक्चर में हो चुका है। जिन बच्चों ने पीछे का लेक्चर ना देखा हो वो वीडियो आप देख लीजिए। उसको आप एक तो पहली बात अपने आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर बार जैसे ही वीडियो पड़े नोटिफिकेशन आ जाए। बच्चों, हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम कोर्स आपका जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। इसके लिए सब्सक्राइब कर लो, बार बार आपको सर्च ना करना पड़े और दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल कंडीशन, एक्सिस पर जो था वो आया था, याद होगा आप लोगों को, एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का जो फार्मूला आया था 1/4 पाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³, ठीक है। और इक्वेटोरियल लाइन पर जो आया था वो इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का जो फार्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³। याद आया कुछ? याद आ गया होगा, वेरी गुड। हाँ, तो एक एक्सियल पोजीशन का फार्मूला ये था, ये पीछे के वीडियो में हो चुका है, आपका नोट्स बना होगा उसमें देख लीजिए या वीडियो फिर से देख लीजिए। और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन का ये है, एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन। आज हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हमको एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, रैंडम पॉइंट पर निकालना है। दैट इज पॉइंट M इज नाइदर एट द एक्सिस नार परपेंडिकुलर नॉट एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये पॉइंट M जहां हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ना तो एक्सिस पर है और ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, ना एक्सियल पोजीशन है ना इक्वेटोरियल पोजीशन है। इसके लिए हम क्या करते हैं, O से M को, ये जो लाइन ज्वाइनिंग O to M है, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है। कितनी है? R। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस अलोंग द एक्सिस। देखो, अलोंग द एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो ये P है, ये मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल P की डायरेक्शन -q से +q चार्ज की ओर है। इस मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल से थीटा एंगल बना रहा है पॉइंट M, जहां हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। दिस एंगल थीटा इज नाइदर 0 नॉर 90। आगे कंडीशन होगी तो हम रखकर देख लेंगे 0 या 90 की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। ओके, हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के दो कंपोनेंट डिवाइड कर देते हैं। एक अलोंग द लाइन जॉइनिंग OM, तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग OM का जो कंपोनेंट होगा वो P cos थीटा, ठीक है। और दूसरा परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग OM, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग OM का जो कंपोनेंट होगा वो P sin थीटा। ठीक से देख लो बेटे, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के दो कंपोनेंट डिवाइड कर दिए गए। एक तो अलोंग द लाइन OM दैट इज P cos थीटा, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द लाइन OM, परपेंडिकुलर टू द लाइन OM दैट इज P sin थीटा। ये जो पॉइंट M है इस P cos थीटा वाले कंपोनेंट के लिए एक्सियल पोजीशन में है। पॉइंट M लाइज एट एक्सियल पोजीशन फॉर द कंपोनेंट P cos थीटा। और एक्सियल कंपोनेंट के लिए, एक्सियल पोजीशन के लिए जो फार्मूला आपने लिखा था ये डेरिवेट हो चुका है। तो ड्यू एट पॉइंट M इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंपोनेंट P cos थीटा इज E1। देन E1 इक्वल टू क्या होगा बेटे? E1 इक्वल टू, हाँ बताइए, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³ होता है। तो P की जगह पर ये कौन सा कंपोनेंट है? P cos थीटा। तो
2p cos थीटा अपान r क्यूब न्यूटन पर कूलाम। ये बात सबके समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्यों रखा गया? E1 क्या है? E1 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंपोनेंट p cos थीटा since point M lies at axial position for this component p cos theta, therefore फार्मूला axial position का लगाया गया, ठीक है। अच्छा, पॉइंट M इस कंपोनेंट के लिए, इस वाले कंपोनेंट के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, इस वाले कंपोनेंट के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, बाइसेक्टिंग पोजीशन पर है, मतलब ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर है। अब ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए जो फार्मूला लगेगा, सिंस पॉइंट M लाइज एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन फॉर कंपोनेंट p sin थीटा, देयरफॉर E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ p sin थीटा अपान r क्यूब, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। यहाँ पर 2 क्यों नहीं लगा बेटे? क्योंकि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब E1 क्या है? E1 is intensity of electric field due to component p cos theta and E2 is the intensity of electric field due to p sin theta। ये E2 हो गया, E2 पॉइंट M पर ये दोनों कंपोनेंट हैं, ये पॉइंट M है। E1 एंड E2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट M, that is E equal to under root E1 square plus E2 square, E equal to under root E1 square plus E2 square, ठीक है। अब E1 E2 की वैल्यू देखिए, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, p का यहाँ पर p अपान आर क्यूब, यहाँ p अपान आर क्यूब है, यहाँ 2 cos थीटा, यहाँ sin थीटा है। तो इसको हम एक बार वैल्यू रख देते हैं, फिर आप देखिए कायदे से कैलकुलेशन समझ जाइए, बहुत आसान भी है। क्या लिखे हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा अपान आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p sin थीटा अपान आर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ कॉमन क्या हो रहा है? देखो बेटे, p/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब ये दोनों में है, और स्क्वायर अंडर रूट के भीतर स्क्वायर है, बाहर निकलेगा तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ये रह गया p अपान, देख लो ठीक से, p/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। अब अंडर रूट के भीतर क्या रह गया बेटे? ये हो गया 2 cos थीटा का स्क्वायर, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अब देखिए, ये हो गया p/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब, और यहाँ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हो p/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब, और इसको हम 4 cos स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं, देखिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यूबल होती है। E इक्वल टू आ गया p/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब और अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। थोड़ा उसी सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लीजिए जिसमें सबको लिखा जा रहा है, तो क्या लिख दें? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपान आर क्यूब और अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट मीन्स नाइदर दिस पॉइंट इज एट एंड ऑन पोजिशन एक्सियल पोजिशन नार एट ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजिशन, ठीक है। अच्छा, अब कुछ कंडीशंस पर डिस्कस हो जाए। इफ थीटा इक्वल टू 0 हो जाए तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी,
फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ थीटा इक्वल टू 0, कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या आ जाएगा बेटे 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट लेंगे 2, तो क्या आ जाएगा फार्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ 2 आ गया, देखिए कास स्क्वायर थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 हो गई, कास 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये पूरा 1 हो गया। 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट 2, तो 2p/r³ पढ़ चुके हो आप, हो चुका है इसका कि एक्सियल पोजीशन पर यही फार्मूला होता है। सेकेंड पॉइंट, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कंडीशन हो जाए, कास 90 डिग्री 0 हो जाता है, तो ये 3 कास स्क्वायर थीटा वाला टर्म 0 हो गया, 1 केवल बचा अंडर रूट में, अंडर रूट 1 का मान 1 रह जाता है, तो E इक्वल टू क्या आ गया बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³। ये भी ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन का हो चुका है। तो कुल मिलाकर के ये जनरल फार्मूला है फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे दोनों एक्सप्रेशन डेरिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन के बारे में पता कर लें। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि ये E1 और ये E1 है, ये E2 है। E1 और E2 का जो रिजल्टेंट है वो इनके ये पैरेललोग्राम बना देंगे और इनके पैरेललोग्राम का क्या होगा, पैरेललोग्राम का ये ठीक है डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम का ये डायगोनल होगा। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये अगर E1 OM डायरेक्शन से अल्फा एंगल बन रहा है, OM डायरेक्शन से अगर अल्फा एंगल बन रहा है तो tan अल्फा क्या होगा बेटे, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज E2/E1। E2 और E1 की वैल्यू रख दो, tan अल्फा इक्वल टू E2 और E1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ वैल्यू रख रहे हैं, क्या लिखे हैं, ये इधर मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं इधर। हाँ E2 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p sin θ/r³ अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos θ/r³। ये 1/, ये r³, ये p और p कैंसिल हो गया। tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये आ गई sin θ/2 cos θ, या tan अल्फा इक्वल टू हाफ sin θ/cos θ sin θ/cos θ tan θ, या अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स हाफ tan θ, ठीक है, tan इनवर्स हाफ। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम द लाइन OM, ठीक है, समझ गए, ओके। अब एक अगला पॉइंट जो है वो टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टार्क निकालेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा है तो टार्क क्या होगा, टार्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टार्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्विडिस्टेंट होती हैं, इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये बात जान लीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इक्विडिस्टेंट होती हैं और पैरेलल टू ईच अदर होती हैं। तो हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टार्क एक्ट करेगा, उस टार्क की वैल्यू हमें
फाइंड आउट करनी, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या खासियत रहती है, इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इक्वी डिस्टेंट होती हैं और पैरेलल होती हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन से ये थीटा एंगल बना रहा है। दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है। ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू चार्ज है। ये पॉइंट चलो ए कह देते हैं, ये पॉइंट बी कह देते हैं। ए बी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब ठीक से समझिए, ये पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पॉजिटिव नेचर का चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस पर फोर्स लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई। कितना फोर्स, ये इधर पॉजिटिव नेचर के चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू क्यू ई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव नेचर का चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा आपने तो उस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। इट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं, तो ये फोर्सेज, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इस पर इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लगाएं, एक इधर लगाएं, दोनों फोर्स इक्वल हों, अलग अलग पॉइंट ऑफ एक्शन पर लगे हुए हैं, तो ये दोनों फोर्सेज इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की कोशिश करेंगे और इसी को दिस सिचुएशन इज नोन एज टॉर्क। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ टॉर्क या टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू एनी वन फोर्स फ्रॉम द पेयर ऑफ फोर्स लगना चाहिए, इक्वल हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो और अलग अलग पॉइंट ऑफ एक्शन हो। तो मोमेंट ऑफ, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, फोर्स इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, अलग अलग पॉइंट ऑफ एक्शन पर है, तो ये एक टॉर्क बनाते हैं। टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर थोड़ी सी डिस्कशन होगी, ठीक से समझिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस होती है, किसी एक फोर्स के पॉइंट ऑफ एक्शन से दूसरे फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर डाली गई परपेंडिकुलर लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर से सुनिए, किसी एक फोर्स के पॉइंट ऑफ एक्शन से दूसरे फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, दैट इज डिस्टेंस AC इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस AC हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस AC इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल ACB राइट एंगल ट्रायंगल है, AC हम फाइंड आउट कर लेते हैं और हमको AB मालूम है पहले से, AB नोन है, इसकी डिस्टेंस 2L आपने बहुत बार कही है, 2L डिस्टेंस होता है। तो AC अपान AB इक्वल टू, देखो इस वाले एंगल के लिए ये थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा, AC अपान AB क्या होगा, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपान बेस साइन थीटा, दैट इज AC इक्वल टू 2L साइन थीटा। ठीक है, देयरफॉर टाउ इक्वल टू F क्रॉस AC। क्या आ जाएगा बेटे, F की जगह पर QE इंटू 2L साइन थीटा। ठीक है, क्या आ गया, 2QL E साइन थीटा। 2QL को आपने P कहा था, तो टाउ इक्वल टू क्या आ गया, PE साइन थीटा। टाउ इक्वल टू P साइन थीटा इन वेक्टर फॉर्म, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, समझ गए। अब कंडीशन देखिए, इफ थीटा इक्वल टू 0
टाउ इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है तो उस पर कोई टार्क एक्ट नहीं करेगा। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री टाउ मैक्स इक्वल टू पीई, यही तो हो जाएगा। implies that P इक्वल टू कितना हो गया, P इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन E। P क्या है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और टाउ मैक्स ये मैक्सिमम टार्क है, टार्क। इफ E इक्वल टू 1, इफ E इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम, देन P इक्वल टू टाउ मैक्स। तो एक डेफिनेशन हो गई P की। P मीन्स मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू द टार्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। फिर से सुनिए, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू द टार्क एक्टिंग टार्क on electric dipole placed in unity, placed in electric field perpendicular to the electric field of 1 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू टार्क के बराबर है। कब इक्वल है, जब उस डाइपोल को यूनिट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्लेस्ड किया गया हो। ठीक है। ओके, बस इतना ही रहेगा आज का टॉपिक। थैंक्स।